परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अपने YouTube चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका यह YouTube चैनल तुलसी भवन के ऊर्जावान और दूरदर्शी मानद महासचिव आदरणीय प्रसेन जी तिवारी जी के सद प्रयासों का ही मूर्त रूप है। विगत 31 अक्टूबर को तुलसी भवन के मुख्य सभागार में स्वदेश स्मृति सम्मान 2021 का आयोजन किया गया। इस पर आधारित आप वीडियो का पहला भाग देख चुके होंगे। उसी क्रम में प्रस्तुत है वीडियो का दूसरा भाग। इस भाग में आप मुख्य विशिष्ट अतिथि आदरणीय करुणेश जी का वक्तव्य सुनेंगे और सम्मानित अतिथि आदरणीय करुणाशंकर जी उपाध्याय जी का वक्तव्य सुनेंगे और आदरणीय बाल मुकुंद पैनाली जी का अध्यक्षीय भाषण सुनेंगे। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से चलते हैं उन्हीं स्मृतियों को ताजा करने। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं करुणाशंकर जी को स्वदेश स्मृति सम्मान ग्रहण किए हुए। आप विभिन्न समाचार पत्रों में उस दिन के समाचार की क्लिप देख रहे हैं। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, प्रवासी संदेश, वार्ता, इस्पात मेल आदि सभी समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा। समारोह का आरंभ मंच संचालन कर रहे तुलसी भवन के मानद महासचिव आदरणीय प्रसेन जी तिवारी जी के वक्तव्य द्वारा हुआ। आपने उनका वक्तव्य भाग 1 में, वीडियो के भाग 1 में अवश्य सुना होगा। आप सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करते हुए देख रहे हैं। आदरणीय माधवी उपाध्याय ने अपने मधुर कंठ से सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। भाग 1 में आप वे सुन चुके होंगे। साहित्य मनीषी और अन्य साहित्य सुधीजन सभागार में दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रसन्न वदन मेहता जी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इसे आप भाग 1 में सुन चुके होंगे। आदरणीय दिव्येंदु जी द्वारा करुणाशंकर जी का परिचय पढ़ा गया, सम्मान पत्र का पाठ किया गया, उसे आप भाग 1 में सुन चुके होंगे। आदरणीय यमुना तिवारी भद्द जी ने कवित्व शैली में डॉक्टर करुणाशंकर जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट किए, जिसे आप भाग 1 में सुन चुके होंगे। आदरणीय बंदे शंकर सिंह जी द्वारा विषय प्रवेश का वक्तव्य दिया गया। सम्मानित अतिथियों द्वारा डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी को स्वदेश स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। करुणाशंकर जी सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करुणाशंकर जी सम्मान प्राप्ति के बाद सम्मान पत्र लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। विशिष्ट अतिथि श्री सिद्धनाथ सिंह जी ने डॉक्टर उपाध्याय जी के सम्मान, बोध और कोश भारतीय मनीषा का सम्मान बताया। आप उनका वक्तव्य भाग 1 में सुन चुके होंगे। डॉक्टर करुणेश जी, डायरेक्टर NIT ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को तकनीकी दक्षता अपनी भाषा में ही मिल सकती है और उन्होंने NIT में हिंदी माध्यम का पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया है। आप उनसे उनका वक्तव्य सुने। उस उपलक्ष्य में आज मंचा से डॉक्टर बाल मुकुंद पैनाली जी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी, डॉक्टर श्री यमुना तिवारी जी, श्री दिव्येंद्र त्रिपाठी जी, श्री बंदे शंकर सिंह जी, श्री सिद्धनाथ सिंह जी और उपस्थित अन्य सभी
सम्मानित, आप सभी को नमन। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मुझे इस हिंदी साहित्य सम्मेलन या हिंदी के साहित्यकारों के बीच में मुझे स्थान दिया। अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो आई एम द ऑड मैन आउट। हम एक समुच्चय की बात करते हैं, सेट थ्योरी की बात करते हैं, उसमें ये कहते हैं ऑड एलिमेंट कौन है, तो मैं उनमें से एक हूँ। साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य, मुझे आज अपने मेरे इंटरमीडिएट के हिंदी के अध्यापक वह भी उपाध्याय थे, स्वर्गीय रामनिधि उपाध्याय जी की याद आ गई, एक दूसरे उपाध्याय जी को सुनते हुए। और मैं निश्चित रूप से डॉक्टर करुणाशंकर जी आपको जो मैं सुन रहा था तो मैं एक छात्र भाव में चला गया था और ये लग रहा था कि आप बोलते रहे, हम लोग को बोलना न पड़े। और मैं अपने आप को, मेरा लगभग 35 साल का अध्यापन का कार्य है, क्योंकि 4 साल से अध्यापन तो थोड़ा कम है, प्रशासन का ज्यादा है। और मैंने अगर ये देखा जाए तो हर साल 300-400 बच्चों को इंजीनियरिंग में पढ़ाया है और 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व शक्ति बनेंगे। आदरणीय डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी ने अपना वक्तव्य दिया, आप यह उनका वीडियो देखें। सूत्र संचालन कर रहे प्रसेनजीत तिवारी जी, आदरणीय अरुण कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम साहित्यकार एवं मित्रों, मैं सबसे पहले इस महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर निर्मित इस तुलसी भवन को प्रणाम करता हूँ और उस विभूति को प्रणाम करता हूँ जिनके नाम पर यह सम्मान समारोह है, जो स्वयं साधक रहे हैं, एक प्रकार से संघर्षशील व्यक्तित्व रहे, जिनकी तपस्या का फल यह तुलसी भवन हमारे सामने है। ऐसे स्वदेश कुमार प्रभाकर जी। और यहाँ मैंने देखा कि भवन के ऊपर जो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई लिखी है, कीरति भली थी भूति भली सोई, सुरसरी सम सबका हित हुई, यही जो है भारतीय संस्कृति का भी सार तत्व है और साहित्य का भी चरम उद्देश्य जो है यही है। मित्रों, मुझे पहले किसी अन्य विषय पर बोलना था, भक्तिकालीन कविता की प्रासंगिकता पर, लेकिन अभी हमारे मित्र जिन्होंने वंदे शंकर सिंह जी ने जो डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी ने कहा, हमें याद रखना होगा कि साहित्य कालजयी होता है, भाषाएं नहीं। आप उनका वक्तव्य सुने। सभ्यता के इतिहास को लेकर ही किया। आप सब जानते हैं कि जो सभ्यता थी वो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। तो सरस्वती नदी चूंकि अंतर सलीला हो चुकी है, तो सरस्वती को निकाल दिया गया और सिंधु घाटी की सभ्यता कही गई, जबकि सरस्वती नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पश्चिमी हिस्से से सिंधु नदी, दक्षिणी हिस्से से सरस्वती नदी और पूर्वी हिस्से से ब्रह्मपुत्र निकलती है। लेकिन क्या हुआ कि सरस्वती की अंतर सलीला होने से जो वैदिक सभ्यता है उसका इतिहास लुप्त हो गया और उसका उन्होंने, जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, उसका पूरा उन्होंने लाभ लिया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वह 12,000 BC बिफोर क्राइस्ट ईस्वी पूर्व थी। 12,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में सारे वेदों की रचना हुई और वह प्रमाणित होता है। अंग्रेजों ने सबसे पहला काम क्या किया कि 12,000 में से एक शून्य हटा दिया। जैसे ही 1200 BC हो गया तो इतिहास का पूरा क्रम जो है बिगड़ गया, क्योंकि 5,100 कुछ साल पहले तो महाभारत का युद्ध ही हुआ था। 5,084 साल तो कलयुग ही बीत चुका है, यानी परीक्षित के समय कलयुग का आगमन होता है। तो जो पूरा का पूरा इतिहास है उसके कारण एक जो कड़ी जुड़नी चाहिए जो जुड़ नहीं पाई। दूसरा, एक बड़ा अंतराल आप देखेंगे कि जो अभिमन्यु का पोता जन्मेजय का, जिसने नागेनी दिया था, जन्मेजय से लेकर अजात शत्रु के बीच में लगभग 27-28 पीढ़ियां आती हैं। उसकी चर्चा महाकवि जयशंकर प्रसाद ने की है
और जो शिशुनाग वंश आता है, यह जरासंध का ही एक प्रकार से आगे का बढ़ा हुआ वंश है, जो लगभग 30 पीढ़ियों के अंतराल में आता है और लगभग 2500 वर्षों में 30 पीढ़ियां आसानी से जो है अट जाती है। तो उस इतिहास को अंधकाराच्छन्न मान करके काल्पनिक कर दिया अंग्रेजों ने और सीधे अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध से जो इतिहास आरंभ किया, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अब नई सूचनाओं के आलोक में इस पूरे इतिहास को नए सिरे से देखने की जरूरत है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने उस समय कहा था कि भाषा, भवन, भेष और भोजन, ये 4 चीज संस्कृति के निर्माणक तत्व है। और आज देख रहे हैं कि चारों के समक्ष सबसे बड़ा संकट जो है पैदा किया गया है। भारतवर्ष की जो हमारे यहाँ परिकल्पना है, उसको भी समझने की जरूरत है। हमारे साहित्य में, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में, भारतवर्ष को कहा गया उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति, यानी हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो विस्तृत भूभाग फैला हुआ है, इसका नाम भारतवर्ष है और इसकी संस्कृति भारतीय है। लेकिन जब हमने अपने राष्ट्र की बात की, हमारे यहाँ माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यहाँ से हमारी संस्कृति आरंभ होती है। वंदे मातरम का पहला उदाहरण जो है हमारे वेदों में आता है, जब हम माता भूमि कहते हैं, धरती जो है हमारी माँ है और आकाश पिता है, तो वहां से जो हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। आप देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में और भारतीय साहित्य में हमने अपने देश को राष्ट्र नहीं कहा है, हमने अपने देश की परिकल्पना जो है कुल के रूप में की है, परिवार के रूप में की है और उस कुल के भीतर चराचर जगत समाहित है। मतलब हमने उसमें मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता गुल्म पेड़ पौधे नदी झरने पहाड़, आप कह सकते हैं कि जितने प्राणी जिसको आप कह सकते हैं चर और अचर, दोनों प्राणियों को हमने समाहित किया। उसमें यक्ष किन्नर गंधर्व किरात और भी कोई भी ऐसी नस्ल और जातियां नहीं जिनको समाहित न किया गया। यानी व्यापक कुल की अवधारणा जो है हमारे देश के लोगों के लिए की गई और हमारा देश जो है अगाध आत्मिक विश्वास पर आधारित देश है, जो सांस्कृतिक चेतना के आधारभूत सूत्र के रूप में जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतवर्ष की जब परिकल्पना की गई, कुल का रूप दिया गया, तो उसके लिए जो शिव का परिवार है, इस पर आप कभी विचार कीजिए, वही हमारे भारत का एक मूर्तिमान रूप है। भारत को अगर समझना है तो आप शिव के परिवार को समझ लीजिए। शिव का परिवार जो है आप देखेंगे कि वहां स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से सब एक दूसरे के शत्रु हैं। शिव का बैल जो है नंदी है, वहां जो है नंदी है और पार्वती का वहां शेर है, लेकिन वहां शेर जो है नंदी का शिकार नहीं करेगा। शिव के गले में नाग है, गणेश का वाहन चूहा है, वह नाग उस चूहे का शिकार नहीं करेगा। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश का वाहन चूहा है, वह मोर जो है उस चूहे का शिकार, वह मोर जो है नाग का शिकार नहीं करेगा जो शिव के गले में है। शिव के मस्तक पर अमृतवर्षी चंद्रमा है और गले में हलाहल है। यानी शिव के परिवार से यह सीख दी गई कि शिवत्व तभी आ सकता है जब हम शिव के परिवार की तरह जो हमारे राष्ट्र में विरोधों का सामंजस्य है, जो परस्पर विपरीत चीजों को साथ में लेकर चलने की शक्ति है, जब हम अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करें, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करें, तब शिवत्व पैदा होता है। और शिवत्व पैदा होने से शिव की तरह हम केवल अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने राष्ट्र का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्यता का उद्धार कर सकते हैं, संपूर्ण आप कह सकते हैं चराचर जगत का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा में जो विश्व शांति की परिकल्पना है, वह ब्रह्मांड व्यापी शांति है। हमारे यहाँ जो शांति मंत्र है, जो शांति अंतरिक्ष शांति, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड के सारे तत्वों में शांति की हम कामना करने वाले, कल्पना करने वाले व्यक्ति हैं। आज आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर आयुधों के भंडारण की सुविधा विकसित की जा रही है और भविष्य में कहां से कौन हमला कर रहा है इसका पता लगाना
लगभग मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय जो है कहीं न कहीं हमारा जो शांति मंत्र है वह संपूर्ण विश्व के लिए जो है एक दिशा दर्शक है। मित्रों, भाषाओं को लेकर इस समय सचेत होने की जरूरत इसलिए है, भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर, क्योंकि इस समय जो वैश्वीकरण की आंधी चल रही है, तो जब आंधी आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय लिखा था कि गगन उड़े रज पवन प्रसंगा, कीचे ही नीची मिले ही संगा, यानी हवा के प्रभाव से जो धूल है वह अभी आकाश में उड़ने लगती है, और वही धूल जो है हवा के प्रभाव से पानी में मिलकर कीचड़ बन जाती है। तो वैश्वीकरण की आंधी जो है या किसे कीचड़ बनाएगी और किसे उड़ाकर आसमान में ले जाएगी, यह तय करना मुश्किल है। ऐसे समय जब उत्तर आधुनिकतावादी मानव मूल्य को सिरे से नकार रहे, जब मूल्य मीमांसा को ही खारिज कर रहे हैं, लेवटार और बोधरिया जैसे विचार है, तो उस समय जरूरी है हम अपने संपूर्ण भारतीय साहित्य जो मानव मूल्यों का एक विराट विश्वकोश है, उसका नए सिरे से परीक्षण करें, नए सिरे से मूल्यांकन करें, उसकी चर्चा करें। आचार्य चाणक्य की बात पर मैं अब आना चाहूंगा। उन्होंने जिस भाषा, भवन, देश और भोजन की बात कही थी, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के सामने भी बड़ी चुनौती है। अंग्रेजी की चुनौती तो है ही, अब आप देख रहे हैं कि चीन बहुत बड़े पैमाने पर मंदारिन पर पैसा खर्च कर रहा है, और नेपाल में हर बालक को मंदारिन पढ़ाने के लिए वह पैसे दे रहा है, लालच दे रहा है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहा है। तो ये दूसरा खतरा भी हमारे नजदीक आ रहा है अंग्रेजी के साथ साथ। तो भाषा कहीं कहीं हमारी खतरे में पड़ सकती है। ध्यान रखिए कि साहित्य कालजयी होता है, भाषाएं कालजयी नहीं होती। संस्कृत का लिखा हुआ साहित्य कालजयी है, लेकिन संस्कृत बोलचाल में आज नहीं है। तो भाषाएं प्रचलन में, व्यवहार में रहने से ही जो है अमर होती है, कालजयी होती है, पुरस्कृत होती है, आगे बढ़ती है। भवन, दूसरी चीज भवन देखिए, भवन निर्माण की जो विज्ञान की प्रवृत्ति है, जो बहुमंजिली इमारतों की प्रवृत्ति है, गगनचुंबी इमारतों की प्रवृत्ति है, जो वहाँ की टाउन प्लानिंग जिसको आप नगर रचना कहते हैं, उसको पूरे देश में, पूरे विश्व में स्वीकार कर लिया है। कहीं कहीं हमारा भवन भी खतरे में है। इसके बाद भोजन पर आ जाइए। भोजन, आपने किसी चैनल पर कभी किसी समोसे का, किसी पूरी कचौड़ी का, किसी लिट्टी का, किसी भारतीय व्यंजन का, लिट्टी चोखा का कोई विज्ञापन देखा है क्या? आप नहीं देखेंगे। विज्ञापन देखेंगे बर्गर का, चाइनीज का देखेंगे, किस चीज को गाली देके उसी चीज चाइनीज को हम हर उत्सव में जो है तलाशते हैं, उसी के भोजन को। तो कहीं कहीं जो भोजन है कोको कोला और पेप्सी पर लाल टपकाएंगे। कहीं कहीं भोजन जो है ये भी संकटग्रस्त हो सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर अंतिम बात वेशभूषा है। वेशभूषा की जानकारी को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि 1994 तक इस देश में जो साड़ी का कारोबार था सालाना, वह 1,85,000 करोड़ का था, जो अब थोड़ा सा कम हो गया है। और उस समय जीन्स, टी शर्ट और टॉप का जो कारोबार था वो मात्र 15,000 करोड़ का था, जो आज 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। मतलब जहाँ सारी बात कर रहे थे वहाँ हिंदी मुस्कुरा रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में गर्जना कर रही थी। कहीं कहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो लाई गई, जिसमें हम लोग मिशन नीति से मिल करके भारतीय भाषाओं और हिंदी को कैसे महत्व दिया जाए, जिसको लेकर के बहुत सारा आग्रह किए थे। और अंत में आपने देखा कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और जो तकनीकी संस्थान है, क्योंकि आने वाला समय जो है तकनीक का है, और तकनीक जो लगातार जो है माइक्रो से नैनो होती जा रही है। सब बैठे हुए तकनीक के विशेषज्ञ हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में और ज्यादा चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। ये पूरा का पूरा पुस्तकालय जो होता है उसकी सारी सामग्री जब एक पेन ड्राइव में आ जाती है, एक चिप में आ जाती है, आने वाले समय में और ज्यादा माइक्रो हो सकती है, और ज्यादा नैनो हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत सही संदर्भ में लागू करने और करवाने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत सारे करवाने का प्रयास करना होगा। मित्रों, आज आपके पास 2 चीजें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात है संख्या बल। इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह सिद्ध किया है कि अंग्रेजी दुनिया में समय सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने 1,35 करोड़ लोगों की संख्या दी है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 42 करोड़ भारतीयों का नाम दिया है जो अंग्रेजी बोलते हैं। 42 करोड़ लोग भारत में अंग्रेजी बोलते हैं क्या, तो आप ही जानते होंगे। उन्होंने कह दिया जितने भारत में पढ़े लिखे लोग हैं सब अंग्रेजी बोलते हैं।
इसके जवाब में इसी साल फरवरी में डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल उन्होंने माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखा कि हिंदी जो है 1 अरब 37 करोड़ लोगों द्वारा पूरे विश्व में बोली जाती है। तो माननीय गृह मंत्री जी ने उसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी हमको दी। तो हमने उसमें बहुत सारे तथ्य दिए और मेरी पुस्तक जो हिंदी का विश्व संदर्भ है उसमें भी वही बातें। उसमें मैंने कहा कि इस समय हिंदी जो है 65 करोड़ लोगों की पहली भाषा है। 65 करोड़ लोग चाहे मातृभाषा के रूप में या पहली भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और 50 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। 50 करोड़ लोग जो है गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तेलंगाना के हैं, वह उत्तर राज्यों के हैं, वह पंजाब, कश्मीर और लद्दाख के हैं, वह नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और थाईलैंड के हैं, वह मॉरिशस, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाद, सूरीनाम के हैं, वह संयुक्त अरब अमीरात के हैं, ओमान के हैं। मतलब इन लोगों की संख्या 50 करोड़ होती है, जहाँ पर हिंदी दूसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का प्रयोग चौथी, पांचवी अथवा विदेशी भाषा के रूप में करते हैं। उनमें रूस और रूसी कुल के पूर्व राष्ट्र है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब है। इसके साथ ही यूरोप है, अमेरिका है। अमेरिका में हिंदी लगभग इस समय 10% लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। वहाँ 105% की दर से बढ़ रही है अमेरिका में हिंदी जो है। तो हिंदी का संख्या बल जो है यह इस समय 1 अरब 37 करोड़ का है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय अपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका बड़ा देश है तो वहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होगी। असल में ऐसा नहीं। पूरे अमेरिका में 35 करोड़ लोग रहते हैं। कनाडा जो भारत से 3 गुना बड़ा है, वहाँ मात्र 4 करोड़ लोग रहते हैं। संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या 74 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ से कम है। इन सबको मिला दें तो धरती का 60% हिस्सा जो है इनके कब्जे में है। तो जितनी जगह पर धरती के 60% हिस्से पर जितनी जनसंख्या रहती है उससे 17 करोड़ लोग ज्यादा भारत में रहते हैं, जिनके पास धरती का मात्र 6% हिस्सा है। 6% से भी कम है, 5.85 मतलब 5.85% हिस्सा ही जो है भारत के पास है। तो यह कहीं कहीं बहुत बड़ा प्रश्न है जो अनेक दृष्टियों से चिंतनीय है, विचारणीय है। दूसरी बात, हमारे पास इस समय विश्व की जितनी भाषाएं हैं संस्कृत को छोड़ करके शब्दों की संख्या हमारे पास सबसे ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी अनेक बोलियों से समन्वित भाषा है। 36 बोलियां हैं, उसमें मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, अवधी भी है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है। इन सब के जो परंपरागत शब्द हैं वह 18 लाख है। और भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने पिछले 50 सालों में 12 लाख नए शब्दों का निर्माण किया है। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बाल मुकुंद पैनाली जी ने कहा कि उपाध्याय जी को स्वदेश प्रति सम्मान देकर संस्था ने स्वदेश प्रभाकर जी की स्वावलंबी सोच का सम्मान किया है। डॉक्टर उपाध्याय राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। जब वो तुलसी भवन से जुड़े हुए थे, मेरे पास 7-8 बार गए। एक स्कूटर उनका था, खटारा, उसी से चलते थे और बार बार मुझे कहते थे कि पैनाली जी ऑफिस से जुड़ी है। लेकिन मैं उस समय एक कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य था, मौका मिलता नहीं था। मैं उनसे कहता था कि अवकाश ग्रहण करने के बाद मैं जुड़ जाऊंगा। अन्य विद्यासागर लाभ जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणी अवश्य दें। बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही कार्यक्रम के वीडियो के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।